आर डूइंग वेल। आज थोड़ा सा बेयर करना पड़ेगा, एक्चुअली मेरे जो माइक है वो ख़राब हो गया है, सो मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ आज, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। हमारा जो ये चैनल है आपको प्रोवाइड करता है 11th 12th BCom CA IPCC एंड CA फाइनल की ऑल क्लासेस। आज इस लेक्चर में CA IPCC की ऑडिट क्लास शुरू करेंगे। पर्सनली मैं ऑडिट की क्लास प्रोवाइड करता हूँ CA IPCC एंड CA फाइनल, और 11th 12th BCom में अकाउंट्स पढ़ाता हूँ। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं CA IPCC की ऑडिट क्लासेस। चैप्टर वाइज ये क्लास चलेगी। इस चैनल पे आपको चैप्टर वाइजेज ऑल क्लासेस मिलेंगी। कोई भी हिडन कॉस्ट नहीं है, सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। एक्चुअली आवर चैनल हैज़ टू एस्पेक्ट्स, वन इज कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड सेकेंड इज़ मेमोरी टेक्निक। होता क्या है, एज़ फार एज ICI कंसर्न, अगर किसी क्वेश्चन में पॉइंट्स हैं, क्वेश्चन के आंसर में पॉइंट्स हैं, तो जब तक वो सारे पॉइंट्स आप उस आंसर में नहीं लिखते हो, अगर किसी क्वेश्चन, जैसे कि कोई क्वेश्चन है आता है कि किस किस डॉक्यूमेंट से आप रिलेटेड पार्टी को कंसीडर करोगे, तो उसमें क्या है, एग्जाम्पल्स लिखना पड़ता है डॉक्यूमेंट्स का। उस एग्जाम्पल में कम से कम 16 से 17 पॉइंट्स हैं। अगर उस 16 से 17 पॉइंट्स में अगर आप 10 पॉइंट भी नहीं लिखते हो तो आपको ICI मार्क्स नहीं दे। तो हमारा जो चैनल है वो आपको दोनों प्रोवाइड करेगा। पहले तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी प्रोवाइड करेगा, यानी आपको चैप्टर जब हम शुरू करेंगे तो पहले हम कॉन्सेप्ट्स करेंगे उस चैप्टर का, सारे कॉन्सेप्ट्स कर लेंगे, PM के क्वेश्चंस कर लेंगे, SM के क्वेश्चंस कर लेंगे, RTPs कर लेंगे। उसके बाद जो उस कॉन्सेप्ट में या उस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन ऐसा है जिसमें पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट्स को रिमेंबर करने के लिए, यानी रिकॉल हो जाए वो एग्जामिनेशन में, उसके लिए मैं आपको मेमोरी टेक्निक प्रोवाइड करूँगा। उसके लिए एक अलग प्लेलिस्ट बनेगी। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वाले जो लेसन्स होंगे उसके लिए एक अलग वीडियो बनेगी। दोनों के लिए वीडियोस अलग अलग होंगी। पहले हम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वाले वीडियो करेंगे, उसके बाद फिर हम कहाँ जाएंगे, प्लेलिस्ट वाले किस में, मेमोरी टेक्निक के प्लेलिस्ट में। वहाँ जा करके हम फिर वहाँ से मेमोरी टेक्निक रिमेंबर करेंगे। रिलेटेड पार्टी को अगर हमें कंसीडर करना है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट देखेंगे। इस क्वेश्चन में आपको पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं, 10 से 15 पॉइंट्स है। इसमें आप चाहे कॉन्सेप्ट, आपका कितना भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो 550 के बारे में, आप सब कुछ लिख दो, उसके ऑब्जेक्टिव लिख दो, स्कोप लिख दो, उससे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे ना। कॉन्सेप्ट क्लियर करने से उसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको वहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न से हमें पता चलता है, शेयर होल्डर्स के रजिस्टर से पता चलता है, ये सब पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। तो उसके लिए हमारे पास मेमोरी टेक्निक अवेलेबल होगा। वहाँ से हम क्या करेंगे, अपने मेमोरी टेक्निक से उसको याद करेंगे और फिर वो रिकॉल करके लिख देंगे। ICAI will provide you 95% marks when you write down all the points in your answer sheet। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कॉन्सेप्ट तो ज़रूरी है ही हमारे पास, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि हम उसके आंसर को रिकॉल कैसे कर पाए और उसको राइट डाउन हम लिखे कैसे। ठीक है, अभी तक मैंने आपको कुछ मेमोरी टेक्निक प्रोवाइड की है, जैसे 550 का ये वाला जो क्वेश्चन का एग्जांपल मैंने दिया है, इसकी मेमोरी टेक्निक आपको है, तो वो आप भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें चेक कर लीजिए, वो दिया हुआ है। 250 का मैंने क्वेश्चन एक कराया हुआ है, 505 का एक क्वेश्चन कराया हुआ है, 3CD के ऑल क्लॉजेज याद करवाए हुए हैं, फिर इन्वेस्टिगेशन और ऑडिट में क्या डिफरेंस होता है ये याद करवाया हुआ है। तो आप ये सारे क्वेश्चन पढ़ करके ये देख सकते हो कि आप मेरे जो ये लेक्चर्स हैं उसको आगे फॉलो करोगे कि नहीं करोगे। मैं आपको एक एश्योरेंस देता हूँ कि आप अगर मेरा हर लेक्चर फॉलो करते हो, मैं कोई भी लेक्चर अधूरा नहीं छोड़ने वाला, सारे लेक्चर दूंगा। अगर IPCC की क्लास मैंने शुरू की है तो आपको सारे लेक्चर मिलेंगे। 13 चैप्टर है IPCC में, देयर आर 13 चैप्टर्स एंड टोटल 35 एसेज इन IPCC। एक्चुअली जब आप CA बन जाते हो, CA क्वालिफाई कर जाते हो, CA फाइनल पढ़ लेते हो, और CA बनने के बाद आप साइन करने लग जाते हो और आप ऑडिट करने लग जाते हो। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, आपको IPCC में और फाइनल में दोनों मिला करके आपको सारा का सारा ऑडिट पढ़ा दिया जाएगा। यानी आपको IPCC और फाइनल मिला करके सब कुछ आना चाहिए ऑडिट में, तभी तो आप जब क्वालिफाई करोगे तो ऑडिट कर पाओगे। ठीक है, तो IPCC लेवल पे आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। इवन आपको ये कह दूं कि बेसिक से भी थोड़ा सा ज़्यादा आपको पता होना चाहिए, ताकि जब आप अपने आर्टिकलशिप में जाओगे तो आप क्या कर पाओगे, ऑडिट कर पाओगे। आर्टिकलशिप में भी जाने के बाद ऑडिट करना पड़ता है। जो अभी हम IPC, हम भाई बंधु जो हैं, हमारे दोस्त जो हैं, वो अभी CPT पास किए होंगे और IPCC में आ गए होंगे। उन्होंने बहुत लोगों से सुना होगा, ये फील्ड में है, अपने कलीग से सुना होगा, या फिर अगर
अटैम्प्ट्स वाले हैं, अटैम्प्ट लगा हुआ है जिनको, वो तो आर्टिकलशिप भी कर रहे होंगे और क्लासेस भी कर रहे होंगे, तो वो तो खुद ऑडिट कर रहे होंगे। ऑडिट पढ़ने वक्त सारा थेटिकल है, लेकिन जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो वो प्रैक्टिकल बन जाता है। ऑडिट में कोई सब थेटिकल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन क्या है कि ऑडिट को जब हम अप्लाई करने जाते हैं तो टोटल का पूरा प्रैक्टिकल हो जाता है। ICAI का पैटर्न है वो क्या है, 30 नंबर का वो पूछता है, 30 मार्क्स का MCQs पूछते हैं और 15 नंबर का ट्रू और फॉल्स होता है। 30 नंबर का जो MCQ होता है वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से ही हम कर सकते हैं, उसमें मेमोरी टेक्निक काम नहीं आएगा। अगर आप कितना भी मेमोराइज़ करके चले जाओ, वहाँ पे आपको 30 MCQ का क्वेश्चन करने के लिए आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का होना बहुत ज़रूरी है। ट्रू और फॉल्स के लिए भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ उस दोनों जगह पे आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का जो प्लेलिस्ट है वो ज़रूरत आएगी। उसके बाद जो इधर आ जाता है 55 नंबर का क्वेश्चन, वो होता है पूरा का पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन में सारा आपका मेमोरी टेक्निक काम में आएगा। यानी मेमोरी टेक्निक से ही उस 55 नंबर के क्वेश्चन को आप रिकॉल कर पाओगे और उसको लिख पाओगे। ऑडिट का एक पिक्चर मैं क्लियर कर देता हूँ। सुना तो बहुत होगा आपने ऑडिट के बारे में कि ऑडिट क्या होता है, बहुत भारी कुछ होता है, लोग ऑडिट करने जाते हैं तो सामने वाले की सांसें रुक जाती है, जिसके यहाँ ऑडिट करने जाते हैं उसकी सांसें रुक जाती है। ऐसा कुछ नहीं होता। एक्चुअली हम लोग इन्वेस्टिगेशन नहीं करने जाते हैं, हम लोग ऑडिट करने जाते हैं। इट मीन्स इन्वेस्टिगेशन और ऑडिट में बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक्चुअली एक फ्रेज़ है, वो हमारे इंस्टीट्यूट ने बताया है कि विच टाइप ऑफ डॉग्स वी आर। तो इस पे ऑफेंड नहीं होना है, जैसा है वैसा है। हम लोग जा कर के किसी को हथकड़ी नहीं लगाते, हम गलतियों को निकालते हैं और उसको ठीक करवाते हैं, ठीक है ना। हम रियल लाइफ में इसको इमेजिन करके देखते हैं, ठीक है। होता क्या है, जब किसी की तबीयत ख़राब होती है, किसी भी नॉर्मल आदमी की तबीयत ख़राब हो जाती है, ठीक, तो जब नॉर्मल आदमी की तबीयत ख़राब होती है तो वो कहाँ जाता है, वो डॉक्टर के पास जाता है, किसी MBBS डॉक्टर के पास, अच्छे डॉक्टर के पास जाता है। अगर किसी की तबीयत ख़राब हो गई तो क्या वो सीधा जाएगा और डॉक्टर के पास, डॉक्टर के क्लिनिक में वो सीधा गेट खोल करके डॉक्टर के सामने बैठ जाएगा? ऐसा तो नहीं होता। क्या होता है, प्रोसेस होता है इसका। वो बंदा जिसकी तबीयत ख़राब है वो किसी के साथ या खुद अकेले ही जाता है क्लिनिक में, एक अच्छे डॉक्टर के क्लिनिक में। एम्स हो गया, फोर्टिस हो गए, ठीक है ना, गंगाराम हो गया, या फिर कोई बड़े MBBS के पर्सनल क्लिनिक हो गए, ठीक है ना। वहाँ जाता है और वहाँ जा कर के सबसे पहले वो कंपाउंडर या रिसेप्शनिस्ट से बोलता है पर्ची बनवाने के लिए। यानी वो ये पूछता है, वो ये अपने बारे में बताता है कंपाउंडर को, या फिर उस जो वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट बैठी होती है उसको ये बोलता है कि देखिए मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, सर में दर्द है, घुटने में दर्द है, या कंधे में दर्द है, या बुखार हो रहा है, या सर्दी हो रहा है, या क्या हो रहा है, वो बताता है, ठीक है। अब वो कंपाउंडर या रिसेप्शनिस्ट क्या करता है, उसको राइट डाउन करता है, नोटिंग करता है, ठीक। उसके बाद वो बुखार टेस्ट करता है, ब्लड प्रेशर टेस्ट करता है और एक पर्ची तैयार करता है। पर्ची पे वो अपना उसका नाम लिखता है और डॉक्टर साहब का वो बताता है कि हाँ डॉक्टर साहब से कितने बजे मिलने के लिए जाना है, और वो एक पर्ची बना करके दे देता है। किसको देता है, वो जो मरीज़ होता है उसको दे देता है, पेशेंट को दे देता है वो। अब पेशेंट उस टाइम का वेट करता है, टाइम का वेट करने के बाद फिर वो जाता है क्लिनिक के अंदर में डॉक्टर से मिलने। डॉक्टर से मिलता है वो, फिर डॉक्टर उसको चेक करता है पूरा अच्छे से, और चेक करने के बाद उससे पूछता भी है कि आपको क्या बीमारी है, क्या तकलीफ़ है। फिर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, प्रिस्क्रिप्शन लिख के और उसको बोलता है कि देखिए इसको 3-4 दिन फॉलो कीजिए, और साथ में वो टेस्ट भी अगर ज़रूरत होती है तो वो क्या करता है, टेस्ट भी लिख देता है कि चलिए आप एक्सरे करवा लीजिएगा, CBC करवा लीजिएगा, है ना, चाहे MRI करवाना होता है MRI करवा लीजिएगा, जो भी है वो टेस्ट लिख देता है। अब जो जिसकी तबीयत ख़राब है वो कहाँ जाता है, वो वापस आते हैं और टेस्ट करवाते हैं। टेस्ट करवाने के बाद वो 3 दिन की दवा अगर डॉक्टर ने लिखा है तो वो 3 दिन का दवा लेता है, और फिर वापस से डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर के पास जाने के बाद फिर डॉक्टर उसको इवेलुएट करता है, वो जो चेक करता है, उसको चेक करने के बाद वो देखता है, फिर रिपोर्ट देखता है, फिर इंसान को देखता है, पेशेंट को। अगर उसको लगता है कि हाँ 3 दिन में दवा खाने से ये ठीक हो गया है, तो उस रिपोर्ट को ज़्यादा कुछ नहीं करता, उसके बेसिस पे बस प्रिस्क्रिप्शन लिख देता है और बोलता है कि इसको आप फॉलो कीजिए, ठीक हो जाइएगा, ठीक है। अगर ज़्यादा सीरियस होता है तो उसको कहीं और रेफ़र कर देता है वो, ठीक है ना, यही होता है पूरा।
अब वो बंदा क्या है, जिसका तबीयत ख़राब थी वो घर आता है, दवा लेता है, दवा खाता है, ठीक हो जाता है। जो आसपास के लोग होते हैं, अगर वो पेशेंट किसी अच्छे हॉस्पिटल में गया होता है, यानी गंगाराम में गया होता है, एम्स में गया होता है या 40 में गया होता है, तो आसपास के लोग क्या करते हैं, फेथ करते हैं, विश्वास करते हैं और कहते हैं कि अच्छा इसके यहाँ गया है ना, गंगाराम में गया है ना, ठीक हो जाएगा, पक्का ठीक हो जाएगा। ठीक है, वो विश्वास करते हैं, वो फेथ करते हैं। सेम जस्ट लाइक दैट, एक जो बॉडी है, शरीर है, जब उसमें कोई बीमारी हो जाती है तो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। वैसे ही कोई भी एंटिटी, कोई भी बिजनेस कंसर्न को कोई बीमारी अगर हो जाती है, या फिर कोई बीमारी मतलब एक्ट लगना, अगर कोई एक्ट लग जाता है और वो एक्ट ये उसको बोलता है, कोई कानून उसको ये बोलता है कि आप जाओ अपना ऑडिट करवा लो, ठीक है, या कोई बंदा बोलता है उसको जाओ ऑडिट करवा लो। होता है ना कि हर साल में इंसान को अपना बॉडी का एक चेकअप कराना चाहिए, सबके साथ होता है, सबको ये डॉक्टर्स बोलते हैं कि हर साल में एक बार आपको अपना बॉडी का चेकअप कराना चाहिए। वैसे ही एंटिटी को, बिजनेस कंसर्न को भी हर साल में अपना ऑडिट कराना चाहिए, या फिर उसको कोई एक्ट, कोई बीमारी अगर उसको कहती है कि जाके ऑडिट कराओ तो वो ऑडिट कराता है। अब वो क्या करता है, बिजनेस एंटिटी या बिजनेस कंसर्न किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऑफिस में पहुंचता है, पहुंचते ही उसका ऑडिट नहीं हो जाता। जब वो पहुंचता है तो सबसे पहले उसके साथ इंगेजमेंट लेटर साइन किया जाता है, इनिशियल इंगेजमेंट लेटर जो होता है वो साइन किया जाता है, वो प्रिपेयर होता है और दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। दोनों एक दूसरे को समझाते हैं कि ये काम करना है, ये हम कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, ये करना है आपको, ये नहीं करना है, स्कोप डिसाइड होता है, सब कुछ होता है, पैसे वैसे तय हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑडिट पे भेजा जाता है। पहले ऑडिट पे किसको भेजा जाता है, पहले ऑडिट पे आर्टिकल्स को भेजा जाता है वाउचिंग करने के लिए, कि चेक करने के लिए कि हाँ इसके बिजनेस कंसर्न है, इसके शरीर में क्या क्या खराबी है, प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉब्लम है, फिक्स्ड एसेट्स में प्रॉब्लम है, इन्वेंट्री गड़बड़ है, या फिर रिलेटेड पार्टी गड़बड़ है, मैनेजमेंट गड़बड़ है, कहाँ क्या दिक्कत है, अकाउंटिंग एंट्री में प्रॉब्लम है, ये चेक करने के लिए, या लेबर लॉ में दिक्कत है, या फिर किसी भी दूसरे एक्ट में प्रॉब्लम है, या फिर यहाँ पे पैसे का गबन कर रहे हैं, टैक्स की चोरी कर रहे हैं, ये सब बीमारी का पता लगाने के लिए, डायग्नोस्ट करने के लिए पहले क्या होता है, उनका टेस्ट होता है। ठीक, और चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करते हैं, उनको और भी टेस्ट लिखते हैं। मान लीजिए फिक्स्ड एसेट्स है, वो अगर हम डायग्नोस नहीं कर सकते तो हम क्या बोलते हैं बिजनेस एंटिटी को कि देखिए फिक्स्ड एसेट का वैल्यूएशन करवाना है, आप किसी दूसरे डॉक्टर के पास यानी टेस्ट रिपोर्ट ले आइए, इसका 600 वाला सीरीज पूरा लग जाता है, यानी बाहर से भी हम किसी का काम किया हुआ हम यूज़ करते हैं। ठीक, अब वो बिजनेस एंटिटी क्या करती है, उसके पास अगर गोल्ड है या फिक्स्ड एसेट्स है तो उसको बाहर से भी डायग्नोस्ट करवा करके, यानी टेस्ट करवा करके, यानी वैल्यूएशन करवा करके ले आता है हमारे पास। अब हम उस रिपोर्ट को भी देखते हैं, इवेलुएट करते हैं, बिजनेस से मैच करते हैं कि सही है कि नहीं सही है। फिर जब सारी गलतियां निकल जाती है तो हम एक प्रिस्क्रिप्शन लिख करके देते हैं और बता अकाउंट्स में ये गलतियां हैं, इसको आप सुधार लीजिए। अगर आप इसको नहीं सुधारेंगे तो हम रेफ़र कर देंगे, कहाँ रेफ़र, TCWG के पास रेफ़र कर देंगे और बोलेंगे कि भाई साहब इसको तो छोटा छोटा बीमारी है, ये 5,000 रुपये का कैश का गबन करता है या फिर ट्रांजैक्शन गलत करता है, ठीक है ना। तो ये ट्रांजैक्शन होता है, उसके बाद हम रिपोर्ट देते हैं, है ना, लास्ट में प्रेस्क्रिप्शन लिख करके उसको फाइनली दे देते हैं। उसके बाद जब ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है तो हम कहाँ रेफ़र कर देते हैं, CG के पास हम रेफ़र कर देते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा पूरा ऑडिट का प्रोसेस। यही प्रोसेस होता है इंटायर ऑडिट में, यही प्रोसेस है। इसमें बहुत सारे ऐसे कवर, इस कहानी को आप हमेशा अपने दिमाग में रखेंगे क्योंकि यही पूरी कहानी आपको पूरे ऑडिट को पढ़ने में मदद करेगी। ठीक है, वैसे इस कहानी में कोई बहुत बड़ा चीज़ था नहीं, लेकिन फिर भी इसको याद रखिएगा, इस प्रोसेस को, क्योंकि ये हमारे नॉर्मल लाइफ से रिलेट करता है। अब आपको कभी भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब हम ऑडिट पढ़ रहे हैं तो ऑडिट को आगे ले जाने से पहले हमारे पास ये क्लियर होना चाहिए कि हम ऑडिट क्यों पढ़ रहे हैं, ऑडिट क्या होता है, इससे क्या फ़ायदा होगा, ऑडिट कौन करते हैं, ऑडिट कब होता है। ठीक है, ये 6-7 बातें हैं, वो क्लियर होना चाहिए। ऑडिट क्यों पढ़ा जाता है, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, समझिएगा। अगर किसी भी बंदे को बैंक से लोन लेना है
वो क्या करता है अपने अपने बिल्डिंग का कागज़ लेता है, ज़मीन का कागज़ लेता है और कहाँ चला जाता है, बैंक के पास चला जाता है और बोलता है कि देखिए ये ज़मीन का कागज़ है, इस पे लोन दे दीजिए। बैंक क्या करती है, उसको लोन सेंक्शन कर देती है। जितने का कागज़ होता है उसका 80% लोन लेती है और सेंक्शन कर देती है। कोई नया बिजनेसमैन है, मतलब 3-4 साल 5 साल से वो बिजनेस कर रहा है, टर्नओवर उसकी अच्छी है, लेकिन उसने अभी बिल्डिंग नहीं खरीदा, कोई भारी मशीनरी नहीं खरीदा, उसके पास बस ट्रांजैक्शन अच्छा है, इन्वेंट्री अच्छी है और वो लोन लेना चाहता है। वो बैंक के पास जाता है और बैंक से पूछता है कि भैया मुझे 5 करोड़ का लोन चाहिए, आप दे सकते हैं क्या। बैंक क्या देखेगा, बैंक पहले उससे मांगता है कि कोई डॉक्यूमेंट तो दे दो कि मैं उस पर आपको लोन दे दूँ मॉर्गेज के लिए। अब वो कहता है कि मेरे पास तो अभी कोई डॉक्यूमेंट है नहीं, 5 साल से मैं मतलब कि 5 साल से मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे पास तो ऐसा कुछ भारी भरकम मशीनरी भी नहीं है, ना फिक्स्ड एसेट्स है अच्छे खासे, तो मैं कैसे, मैं सर्विस इंडस्ट्री हूँ या फिर अभी 5 साल से काम कर रहा हूँ, तो मेरे पास ज़्यादा टर्नओवर मेरा है। अब वो क्या बोलेगा बैंकर कि देखो हम आप पे कैसे विश्वास कर ले, हम आप पे विश्वास तो कर नहीं सकते ना, आपके पास ना फिक्स्ड एसेट्स है, किसी थर्ड पर्सन को ले आओ। अगर वो बोल देगा ना, किसी रेप्यूटेटेड थर्ड पर्सन को ले आओ, अगर वो बोल देगा कि हाँ ये बंदा आपसे लोन लिया है, ये आपको वापस कर देगा, और वो ये बताएगा कि इसके बिजनेस में अच्छा ट्रांजैक्शन होगा है, तो मैं उस पर विश्वास कर लूँगा। रेप्यूटेटेड पर्सन होना चाहिए, ठीक। अब आप जाते हो किसी डॉक्टर को उठा करके ले आते हो, और डॉक्टर बहुत ही रेप्यूटेटेड है, उस पूरे सिटी में सबसे ज़्यादा रेप्यूटेटेड बंदा है वो डॉक्टर, उसको उठा करके ले आते हो और बैंक के बगल में बैठा देते हो। वो अब बैंक वाला बैंकर क्या करेगा, अपना सर पटकेगा और सर फोड़ लेगा। वो कहेगा देखो भैया ये रेप्यूटेटेड तो है, लेकिन क्या इसको बैलेंस शीट पढ़ने आता है, क्या इसको बिजनेस का ट्रांजेक्शन देखने आता है, कि ये बता देगा कि तुम ट्रांजेक्शन अच्छे से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। सिर्फ बैंक में पैसा आना और बैंक से पैसा जाना ही ट्रांजैक्शन नहीं होता ना, बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो क्या इस डॉक्टर साहब को आपका बिजनेस का ट्रांजैक्शन पढ़ने आता है, नहीं आता है। तो उसका मतलब क्या है कि जो बैंक जो उसके अंदर की कमियों को निकाल सके और जो रेप्यूटेटेड हो उस फील्ड में, उस बंदे को बुला करके ले आओ। अगर उसने बोल दिया तो हम मान जाएंगे। अब वो क्या करता है, वो जाता है किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को बुला करके लाता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठता है और वो बताता है कि हाँ देखिए ये सही है, अच्छा टर्नओवर है, ये आपको लोन वापस करने के कैपेबल में है। वो बैंक क्या करेगा, उसको लोन सेंक्शन कर देगी। अब बस यही चीज़ है, अगर उस बिजनेस एंटिटी ने, उस बिजनेस कंसर्न ने अपना अगर ऑडिट करा रखा होता, अगर उसके ऊपर कोई लॉ एप्लीकेबल होता, जैसे वो अगर कंपनी होती और उसके ऊपर कंपनी एक्ट लगता और कंपनी एक्ट ये कहता है कि आपको ऑडिट कराना चाहिए, और उसने अपने बैलेंस शीट की ऑडिट करा रखी होती और तब वो ऑडिटेड बैलेंस शीट लेकर के बैंक जाता, तो क्या बैंक वाला फिर भी किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को बुलाने के लिए कहता? नहीं कहता, वहाँ पे उसका काम वैसे ही हो जाता। तो ऑडिट इसी वजह से ज़रूरी होता है। एक तो ये काम हो गया। उसके बाद गवर्नमेंट कहते हैं कि आप कितना टैक्स भर रहे हो, क्या कर रहे हो, वो गवर्नमेंट आपके बिजनेस एंटिटी में आकर के डेली तो देखेगा नहीं, या साल भर में कभी भी आकर के इन्वेस्टिगेशन तो कराएगा नहीं। इसलिए वो कहता है कि अगर आप ऑडिट करवा लोगे ना, तो हम मान लेंगे कि आपका अकाउंट ठीक है और जो आपने टैक्स दिया है वो लगभग ठीक दिया होगा, ये मान लेंगे। गवर्नमेंट के केस में भी ठीक हो गया, बैंकर के केस में भी ठीक हो गया। अब मान लीजिए आपकी कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है और आप चाहते हैं कि मार्केट से हम कुछ पैसे उठाएं या हम शेयर इशू करें और उसके बाद हम मार्केट से कॉमन मैन से हम पैसे रिसीव करें। तो कोई भी नॉर्मल बंदा जिसको फाइनेंस का कोई भी जानकारी नहीं है लेकिन वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, उसको क्या चाहिए कि कोई रेप्यूटेटेड बंदा, पढ़ा लिखा बंदा आ कर के उनसे ये बोल दे कि देखो भैया इस बिजनेस का बैलेंस शीट बहुत अच्छा है, बेस बहुत अच्छा है, ये ग्रो करने वाला है, आगे जा कर के तुमको पैसे देगा। बस ये बात कोई बोल दे, वो उसके बिजनेस में पैसे लगा देगा। तो बस ऑडिट इसके लिए भी ज़रूरी होता है। वो ऑडिटेड रिपोर्ट तो नहीं पढ़ता, लेकिन किसी बंदे से पढ़वा ज़रूर लेता है कि बोलो तो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ये लिखा हुआ है कि अच्छा है इसका बैलेंस शीट, इसलिए ऑडिट ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका वाई ऑडिट। अब आपको आई वांट वन थिंग फ्रॉम योर साइड,
अपना अपने आप को मोटिवेटेड रखिए, एक जगह रहिए, और अगर ये लेक्चर कर रहे हो तो यही लेक्चर करो, इसी पे ध्यान दो, क्योंकि ये करके और दूसरे भी चीज़ साथ में करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, या तो ये या तो वो कर लो। वैसे ये लेक्चर जो है इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, ठीक है, तो इसमें मैं आपको पूरा ज़्यादा एक चैप्टर तो पूरा नहीं करवा सकता हूँ, लेकिन आज मैं चैप्टर 10 यानी कंपनी ऑडिट आपको कुछ तो ज़रूर पढ़ाऊँगा, यानी कुछ तो आपको ज़रूर नॉलेज दे करके जाऊँगा इस लेक्चर में। बट इंपॉर्टेंट टॉपिक कंपनीज एक्ट वो ज़रूर पढ़ेंगे आज इस लेक्चर में। हम कंपनीज ऑडिट के कुछ टॉपिक ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक है। क्यों पढ़ेंगे? इसलिए क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो फर्स्ट ग्रुप करके आए होंगे, ठीक है ना। तो आप लोग क्या कर सकते हो, जो कंपनी ऑडिट चूँकि पढ़ के आए हो, तो ये आपके लिए नया टॉपिक नहीं होगा, पुराना टॉपिक होगा, तो आप आराम से मेरी गलतियाँ निकाल सकते हो, ठीक है। अगर मैं कुछ गलती करूँगा तो ज़रूर कमेंट में डालना कि सर आपने यहाँ पे गलत पढ़ाया, या दोस्त आपने यहाँ पे गलत पढ़ाया, ठीक है। तो आप गलती निकाल सकते हो। और दूसरी बात, जिसने फर्स्ट ग्रुप नहीं पढ़ा है, जो सेकेंड ग्रुप डायरेक्ट पढ़ रहे हैं, ओके, सो उनके लिए क्या है, एक बेनिफिट है कि ये चैप्टर जो होता है ना, वो 10 से 12 नंबर कवर करता है आप, और 25% कवर कर लेता है आपके सिलेबस का। तो आप अपने 2-3 लेक्चर में ही 25% करके बैठ जाओगे, तो आप टॉप लेवल पे पहुंच जाओगे सीधा, ठीक है। तो हम आज क्या करेंगे, कंपनी ऑडिट करेंगे। तो कंपनी ऑडिट करने से पहले, अभी तो मैंने आपको बताया है वाई ऑडिट, ठीक है ना। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, पहले तो कंपनी ऑडिट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज़ ऑडिट। क्योंकि मैंने आपको बोला है कि कभी भी कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उससे पहले कुछ नॉलेज तो होना चाहिए कि वो क्यों पढ़ रहे हैं, वो सब्जेक्ट है क्या, ठीक है ना। तो वाई ऑडिट तो हम जान गए हैं, अब हम करते हैं व्हाट ऑडिट। से पहले एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जो अभी मैंने आपको क्या बताया हुआ है, आईसीआई का मार्किंग पैटर्न बताया हुआ था ना, 30 नंबर, 15 नंबर और 55 नंबर। अब मैं बताता हूँ जो पूरा सिलेबस है, इंटायर सिलेबस है हमारा, वो 4 पार्ट में बटा हुआ है, 4 पार्ट में बटा हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड और फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमारा आता है एसएज, 35 एसएज जो हैं वो। हर पार्ट 25 नंबर कवर करता है, हर एक पार्ट 25 नंबर कवर करता है। एसएज के 35 एसएज है हमारे पास, जो 25 नंबर कवर करता है। फिर आ गया हमारा कंपनीज ऑडिट, और कौन सा, कारो, ठीक है ना। ये दोनों मिला करके 25 नंबर कवर करते हैं। उसके बाद आ गया पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में तो इंट्रोडक्शन हो गया, कंप्यूटर बेस्ड इन्वायरमेंट हो गया, सीआईएस हो गया, ठीक है ना, सारा इंट्रोडक्शन वगैरह जो भी है ऑडिट के लिए, और फ्रॉड और इंटरनल कंट्रोल, ये फर्स्ट पार्ट आ गया। और सेकेंड नंबर में आपका आ गया स्पेशल ऑडिट, जो पहले फाइनल में था, उसको वहाँ से हटा करके अब आप में ला गया है। इतना मतलब मज़ेदार वो है ना, क्या बोलते हैं उसको, वो टॉपिक इतना मज़ेदार है, जो फोर्थ पार्ट का टॉपिक है वो इतना मज़ेदार है कि वो तो यूँ निकल जाएगा मेमोरी टेक्निक के बेसिस पे, ख़त्म हो जाएगा वो। हर एक क्वेश्चन 2 मिनट 5 मिनट 2 मिनट 5 मिनट का है, वो कंप्लीट हो जाएगा। उसका जो कॉन्सेप्ट है वो 2 घंटे में कवर हो जाएगा, यानी उसके लिए 2 क्लासेस लगेंगी ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो अब क्या है, हमारे पास 4 पार्ट हो गए, 4 पार्ट हो गए हमारे पास। पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन आ गया, फ्रॉड आ गया, इंटरनल कंट्रोल हो गया, और सीआईएस इन्वायरमेंट हो गया। पार्ट 2 में कौन सा हो गया, स्पेशल ऑडिट हो गया, ठीक है ना, यानी बैंक ऑडिट, गवर्नमेंट ऑडिट, इंश्योरेंस ऑडिट, ये सब आ गया। थर्ड पार्ट में आपका कंपनीज एक्ट और कारवा, ठीक, ये कवर करता है 25 मार्क्स। फिर फोर्थ पार्ट में आपका एसेज आ गया, टोटली एसेज आ गया, यानी 35 एसेज है टोटल, ठीक। ये हमारा हो गया इंटायर सिलेबस। तो आज हम अपना थर्ड पार्ट कर रहे हैं, थर्ड पार्ट आज से शुरू कर रहे हैं, यानी चैप्टर 10 कंपनीज एक्ट, ओके। सो हम कंपनी ऑडिट शुरू करने से पहले अब ये जान लेते हैं व्हाट इज़ ऑडिट। आप सीए कर रहे हैं, आगे चल करके क्या बनिएगा, ऑडिटर बन जाइएगा। तो आपको एटलीस्ट ऑडिट का डेफिनेशन तो ये धुआंधार आना चाहिए यार, रट्टा मार लो इसको। किसी भी इंप्रेशन जमाना है ना, 2-4 बार डेफिनेशन मार फेंक के मार देना। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट रिस्पेक्टिव टू द साइज एंड लीगल फॉर्म। एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड विद अ व्यू टू एक्सप्रेस ओपिनियन देयर ऑन, ठीक है। तो ये डेफिनेशन जो है फेंक के मारना, इसको रट जाना बिल्कुल अच्छे से। इसको मैं बताता हूँ, एक्चुअली इसको अच्छे से पढ़ेंगे, इसके बारे में हम एक एक शब्द को तोड़ तोड़ करके क्या मतलब है ये ज़रूर पढ़ेंगे। वो हम कहाँ पढ़ेंगे, अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर, जो इंट्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है ना, चैप्टर 1, उसमें हम पढ़ेंगे। लेकिन इसमें क्या है, हम अभी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे पहला वर्ड हो गया क्या हमारा, ऑडिट। ये ऑडिट शब्द कहाँ से आया हुआ है, ऑडिट शब्द आया हुआ है लैटिन शब्द से, वो एडायर होता है, वो एडायर शब्द से आया है ये ऑडिट। उसका मतलब होता है सुनना, ठीक है ना।
एडायर से क्या आया है हमारा, ऑडिट, ये सुनना आया है, लैटिन शब्द है एडायर। इसका मतलब होता है कि जो ऑडिटर होता है ना, जो ऑडिटर होता है अपना, वो क्या करता है, सुनने का काम करता है कि क्या आपने क्या क्या किया है, आपने ट्रांजैक्शन क्या किया है, सुन के उसके बाद वो निष्कर्ष निकालता है कि ये ट्रांजैक्शन सही है या नहीं सही है, उसको एग्जामिन करता है फिर बाद में। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, ठीक है। तो अब दूसरा शब्द क्या आ गया हमारा, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है स्वतंत्र रूप से। जो भी बंदा किसी भी एंटिटी का, इंटरप्राइजेस का ऑडिट करेगा वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपका कोई भाई बंधु है, दोस्त है, अगर आपके कंपनी में आकर के अगर वो ऑडिट करने लग जाए तो क्या कहेगा, सब सही है, यही तो कहेगा ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार क्या चाहती है कि कोई ऐसा बंदा ऑडिट करे जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, उसको आपके बिजनेस से कोई मतलब नहीं है, आपसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। वो इंडिपेंडेंट को भी अच्छे से डिफाइन किया गया है और उसको एक्सप्लेन किया गया है, वो चैप्टर 1 में ही हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद कौन सा शब्द आता है, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन का मतलब होता है चेक करना, एग्जामिन करना, टेस्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट, एग्जामिनर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपने ग्रुप 1 में या सीपीटी में पढ़ा होगा, आप तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 4 चीज़ कवर होती हैं, बैलेंस शीट हो गया, पीएल हो गया, नोट्स टू अकाउंट हो गया, कैश फ्लो हो गया, ये चारों हो गए हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसी चीज़ का हम ऑडिट करते हैं, ठीक है ना। वैसे ऑडिट का और भी टाइप्स हैं, बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट तो हमने कर लिया। ऑडिट करने के बाद क्या करेंगे, ऑडिट करने के बाद हम बताएंगे ना। ऑडिट कर लिया और घर पे चले गए तो उससे कोई मतलब नहीं बनता। हम ऑडिट कर लिए, हमें जब पता चल गया कि क्या गलती है क्या सही है, तो हम क्या करेंगे, बताएंगे। किसको बताएंगे, जो भी ऑडिट करवा रहा है, जो भी पार्टी ऑडिट करवा रहा होगा उसको बताएंगे, ठीक है ना। ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि किसको बताते हैं किसको नहीं बताते हैं, ये हम चैप्टर 1 में ही डिटेल पढ़ेंगे। तो वो बताने को, जब हम ऑडिट करने के बाद बताते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, उसको हम कहते हैं अपना ओपिनियन फ्रेम करना, कंक्लूज़न देना, ठीक है। तो ऑडिट, आप फिलहाल बस इतना समझ लो ऑडिट के बारे में कि ऑडिट क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है किसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, और उस पर हम क्या करते हैं, अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं। तो अब हो गया हमारा वाई ऑडिट एंड व्हाट इज़ ऑडिट। अब हम चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ, वो है कंपनीज ऑडिट। कंपनी ऑडिट पढ़ते हैं, ठीक है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, यहीं पे रहिएगा, कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। यहाँ बहुत ही लाजवाब ये ऑडिट का चैप्टर है, 1 नंबर। आप बस एक बार पढ़ोगे 12 नंबर पॉकेट में, ये समझ लो। आपको इधर उधर जाने का नहीं है, 12 नंबर तो यहीं से आएंगे। एमसीक्यू से भी आएगा क्वेश्चन। टोटल आपको 10 सेक्शन पढ़ना है इसमें, ओके। जिसमें से 4 सेक्शन ऐसे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और 95% चांसेस हैं कि जो 12 नंबर का क्वेश्चन आएगा ना, उसी उसी 4 सेक्शंस में से आएगा। एमसीक्यू के अंदर में ट्रू और फॉल्स भी आएगा, और इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा, ठीक है ना। तीनों मिला करके 12 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, वो 4 सेक्शन में से ही आएंगे, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा यहाँ पे ही, बिल्कुल कहीं और अगर व्हाट्सएप का मैसेज पढ़ रहे हो तो उसको बंद कर दीजिए, यहाँ पे ध्यान दे दीजिए, ठीक है। बेसिकली जो कंपनी ऑडिट हम पढ़ेंगे, जो बेसिकली हम कंपनी ऑडिट पढ़ेंगे, वो कंपनीज एक्ट के अंदर, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर जो 10 सेक्शन है वही पढ़ेंगे, ठीक है ना। यानी कंपनीज एक्ट 2013 ही हमें बताता है कि कंपनी को कैसे अपना अकाउंट मेंटेन करना चाहिए, कंपनी को कैसे ऑडिटर के साथ डील करना चाहिए, ठीक है ना। ये सारा कुछ कौन बताता है, कंपनीज एक्ट 2013 बताता है। इस एक्ट के अंदर में सेक्शन 128 से 148 तक टोटल ये जो है कवर करता है कि अकाउंट कैसे मेंटेन करना है, और ऑडिटर को कैसे हम बुलाएं, ऑडिटर ऑडिट कैसे करेगा, ऑडिटर कौन करेगा, ठीक है ना, ऑडिट कौन करे। हमें कंपनीज एक्ट 2013 का सिर्फ 10 सेक्शन पढ़ना है। कौन सा सेक्शन पढ़ना है, सेक्शन 139 से लेकर के 148 तक पढ़ना है। कंपनीज एक्ट 2013 का जो कंपनी ऑडिट पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि कंपनी एक्चुअली में क्या होता है। टेक्निकल वर्ड्स में नहीं जाएंगे, सिंपली आपको जनरली मैं बताता हूँ कि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, ठीक है ना। ये कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर में रजिस्टर्ड होता है। कोई भी कंपनी हो,
हर कंपनी के बारे में ये सेक्शन 139 से लेकर के 148 कवर करता है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो, चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी हो, कोई सा भी कंपनी हो। उसको अगर ऑडिट कराना है ना तो उसको यही सेक्शन पढ़ना पड़ेगा। 139 से यानी 139 से लेकर के 148 तक ही पढ़ना पड़ेगा। तो आपको मैं ये बता दूं कि कंपनीज एक्ट का सेक्शन के साथ साथ सब सेक्शन, उसके साथ साथ क्लॉजेज सारा याद करना है, हमें दिमाग में बैठा, इससे इंप्रेशन अच्छा जाता है हमारा। तो आपको सेक्शन का सब सेक्शन और सब क्लॉज सब याद करना है। मैं याद करवाऊंगा आपको, टेंशन नहीं लेगा, नहीं आपको सब याद करना है, आपको मैं याद करवाऊंगा, ठीक है। बस आप बने रहिएगा इस लेक्चर के साथ, आगे भी आपको सारा कुछ याद होगा। सेक्शन 139 से लेकर के 148 तक हमें पढ़ना है कंपनीज एक्ट में। आप आई बटन पे क्लिक करो, मेमोरी टेक्निक पे जाओ और याद करो उसको कि 139 में क्या होता है, 140 में क्या होता है, 141 में क्या होता है। एक गाना सुना होगा आपने, आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके जाए बाहर, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। आने से उसके आए बाहर यानी 139, जाने से उसके जाए बाहर 140, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। मतलब मस्तानी क्या होता है, दिस इज़ द क्वालिफिकेशन, है ना, वो 141। ये सब याद करने के लिए आई बटन पे क्लिक कीजिए, वहाँ पे आपको मेमोरी टेक्निक। ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, आज ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक जरूर। आई बटन में मेमोरी टेक्निक है, आई बटन पे क्लिक करके आप मेमोरी टेक्निक पे पहुँच जाइए। सेक्शन आप पूरा याद कर लीजिए, उसके बाद ये जो सब क्लॉजेज है वो उसका भी मेमोरी टेक्निक प्रोवाइड करूँगा, वो भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसको शेयर कीजिए, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो चलिए ठीक है, रिवाइज कीजिए, पढ़िए अच्छे से, ओके, थैंक यू। मेमोरी टेक्निक पे जाओ और याद करो उसको कि 139 में क्या होता है, 140 में क्या होता है, 141 में क्या होता है। एक गाना सुना होगा आपने, आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके जाए बाहर, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। आने से उसके आए बाहर यानी 139, जाने से उसके जाए बाहर 140, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। मतलब मस्तानी क्या होता है, दिस इज़ द क्वालिफिकेशन, है ना, वो 141। ये सब याद करने के लिए आई बटन पे क्लिक कीजिए, वहाँ पे आपको मेमोरी टेक्निक मिलेगा। चलिए।